नमस्ते। क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि जिसे आप आज दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक समझते हैं, असल में वही इस दुनिया को खत्म करने वाले सबसे खतरनाक शैतान का जन्मदाता है। हम यहाँ किसी अदृश्य वायरस या सीक्रेट सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं और न ही हम उस इस्लामिक आतंकवाद की बात कर रहे हैं जिसने दशकों से दुनिया को झुलसाया है। वो आतंकवाद जो खुद अमेरिकी नीतियों की गलतियों का काला नतीजा था। आज बात उससे भी बड़े एक ऐसे विशालकाय दानव की है जिसे अमेरिका ने खुद अपनी गोद में पाला, उसे दूध पिलाया, उसे दुनिया के सबसे घातक हथियार दिए और आज वही दानव पूरी दुनिया को एक एक करके जिंदा निगल रहा है। यहाँ तक कि वो खुद अपने जन्मदाता अमेरिका के अस्तित्व को मिटाने के लिए उसकी दहलीज पर खड़ा है। एक ऐसा देश जहां न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई औकात है, न मानवाधिकारों का कोई मोल, जहां की दीवारों के पीछे क्या होता है ये मुल्लाओं का खुदा भी नहीं जानता। एक ऐसी कम्युनिस्ट तानाशाही जिसके पास अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक इस दानव के सामने सब पानी भरते हैं। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके फैसलों से दुनिया में कितनी लाशें गिरेंगी या कितने देश कंगाल होंगे। इसे सिर्फ एक चीज दिखती है, वैश्विक वर्चस्व। अमेरिका ने कई दशक पहले जिस दानव को पैदा किया था उसका नाम है चीन। आज जो चीन महाशक्ति बनकर दुनिया को डरा रहा है, क्या आप जानते हैं कि साल 1950 में उसकी असलियत क्या थी? 1950 के दशक में चीन एक भुखमरी से जूझता, दाने दाने को तरसता एक कटोरा छाप देश था। फिर ऐसा क्या रहस्यमय खेल हुआ कि एक भिखारी रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन गया। अमेरिकी बुद्धिजीवियों ने चीख चीख कर चेतावनी दी थी, इस सांप को दूध मत पिलाओ, ये आस्तीन का सांप है। लेकिन वाशिंगटन के बंद कमरों में बैठे आकाओं ने उस चेतावनी को क्यों दबा दिया? आज इस वीडियो में हम इतिहास के उस सबसे काले पन्ने को खोलेंगे जिसके आंकड़े आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आज जो सच आप जानने वाले हैं वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। आइए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1950 से 1960 के दौर में। चीन में माओ त्से तुंग का राज था। चीन ने एक नीति शुरू की थी जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। नतीजा क्या हुआ? इतिहास का सबसे भयानक अकाल। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि उस दौर में भूख की वजह से 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ लोग तड़प तड़प कर मर गए थे। चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर थी। जीडीपी के मामले में चीन दुनिया के नक्शे पर कहीं नहीं टिकता था। वो सच में एक कटोरा छाप देश था जिसे अपनी जनता को खिलाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही थी। लेकिन तभी पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने दुनिया की किस्मत बदल दी। साल था 1971, तारीख थी 9 जुलाई। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर चुपके से एक खुफिया मिशन पर बीजिंग पहुंचते हैं। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। अमेरिका को लग रहा था कि वो बहुत चालाक है। अमेरिका का मकसद था सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए चीन को मोहरा बनाना। लेकिन अमेरिका यह भूल गया कि कम्युनिस्टों से ज्यादा शातिर और बहरूपिया कोई नहीं होता। चालाक चीनी नेताओं ने अमेरिकी नेताओं को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि अमेरिका ने चीन के लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। साल 1979 में अमेरिका ने चीन को आधिकारिक मान्यता दी और शुरू हुआ तबाही का वो काउंटडाउन जिसने आज हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। पर यहाँ एक गहरा सस्पेंस है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सलाहकार सच में इतने नासमझ थे या फिर इसके पीछे कॉरपोरेट कंपनियों का कोई बहुत बड़ा लालच था जिसने अमेरिका की आंखों पर पट्टी बांधी थी? जवाब आगे मिलेगा, पर पहले उस चेतावनी को सुनिए जिसे दबा दिया गया। जब अमेरिकी सरकार चीन को पैसा और तकनीक ट्रांसफर कर रही थी, तब अमेरिकी रक्षा मंत्रालयों और खुफिया एजेंसियों के कुछ बेहद सीनियर रणनीतिकारों के माथे पर बल पड़ गए थे। CIA के पूर्व विश्लेषकों और पेंटागन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने साफ शब्दों में एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में लिखा था, चीन एक ऐसा देश है जो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। कम्युनिस्ट विचारधारा का अंतिम लक्ष्य पश्चिमी लोकतंत्र को मिट्यामेट करना है। आज हम जिसे पाल रहे हैं, कल वो हमें ही डसने आएगा।
लेकिन अमेरिकी कॉरपोरेट लॉबी के रसूख के आगे इन बुद्धिजीवियों की चीखें न कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। अमेरिकी कंपनियों को चीन में एक बहुत बड़ा बाजार दिख रहा था, एक ऐसा बाजार जहां बेहद सस्ता श्रम था, जहां कोई लेबर यूनियन नहीं थी और जहां मानवाधिकारों की परवाह किए बिना इंसानों से गधों की तरह काम कराया जा सकता था। वॉल स्ट्रीट के अरबपतियों ने वाशिंगटन की नीतियों को हाईजैक कर लिया। आंकड़े गवाही देते हैं कि साल 1985 से लेकर 2000 के बीच अमेरिका ने चीन में $100 अरब से ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश झोंक दिया। जिस देश के पास कार बनाने की तकनीक नहीं थी, अमेरिका ने उसे लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के पुर्जे बनाने की फैक्ट्रियों में बदल दिया। अमेरिका सोच रहा था कि अमीर होने के बाद चीन एक शांत लोकतांत्रिक देश बन जाएगा, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनका टैक्स फ्री और रूल्स फ्री दांव बिल्कुल सही बैठ रहा था। चीन मजबूत हो रहा था और अमेरिका अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद रहा था। अब कहानी में आता है वो ट्विस्ट जो आपको हैरान कर देगा। चीन ने सिर्फ अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, उसने इतिहास की सबसे बड़ी ज्ञान की चोरी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को जन्म दिया। साल 2001 में एक और ऐतिहासिक भूल हुई। अमेरिका के समर्थन से चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिल गई। यह चीन के लिए वो अलादीन का चिराग था जिसने उसे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। लेकिन इसके पीछे का काला सच क्या था? जो भी विदेशी कंपनी चीन में फैक्ट्री लगाना चाहती थी, चीन के नियम के मुताबिक उसे अपनी तकनीक चीनी कंपनियों के साथ शेयर करनी पड़ती थी, और जो तकनीक चीन को सीधे नहीं मिली उसे उसने हैक कर लिया। अमेरिकी FBI की रिपोर्ट्स के अनुसार चीन हर साल अमेरिका से $225 अरब से लेकर $600 अरब मूल्य की बौद्धिक संपदा और सीक्रेट टेक्नोलॉजी चोरी करता है। फाइटर जेट F-35 से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी और एडवांस माइक्रोचिप्स तक चीन ने सब कुछ या तो चुराया या कॉपी किया। दुनिया देखती रह गई और चीन की GDP जो 1980 में महज $300 अरब के आसपास थी, वो आज $18 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। यह ग्रोथ किसी चमत्कार से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी चोरी और अमेरिकी आंख मूंदने की नीति से आई थी। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाना अपना शौक बना लिया। उसने अपनी करेंसी को जानबूझकर गिराया ताकि उसका सामान पूरी दुनिया में सबसे सस्ता रहे और बाकी देशों के घरेलू उद्योग बर्बाद हो जाए। और अफसोस, दुनिया इस जाल में फंसती चली गई। जब यह दानव पूरी तरह से ताकतवर हो गया तो उसने अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। चीन ने एक ऐसी चाल चली जिसे इतिहास में डेप ट्रैप डिप्लोमेसी या कर्ज का जाल कहा जाता है। चीन ने गरीब और विकासशील देशों को निशाना बनाना शुरू किया। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में खरबों डॉलर का कर्ज बांटना शुरू किया, लेकिन यह कोई मदद नहीं थी। यह उन देशों की संप्रभुता को निगलने का एक सुनियोजित जाल था। अब आंकड़े देखिए। श्रीलंका को कर्ज न चुका पाने के बदले अपने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को सौंपना पड़ा। पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज का 30% से अधिक हिस्सा के लिए चीन का है। पाकिस्तान आज चीन का एक सैटेलाइट स्टेट यानी बंधुआ गुलाम बन चुका है। अफ्रीकी देश लाओस, जाम्बिया, अंगोला और जिबूती जैसे दर्जनों देश अपनी GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीनी कर्ज के ब्याज के रूप में चुका रहे हैं। जब ये देश कर्ज नहीं चुका पाते तो चीन उनके खनिज संसाधनों, कोयले की खादानों और एयरपोर्ट्स पर कब्जा कर लेता है। यह एक नए जमाने का उपनिवेशवाद है। ईस्ट इंडिया कंपनी सेना लेकर आती थी, चीन चेकबुक लेकर आता है। वह बिना एक भी गोली चलाए पूरे देश को गुलाम बना लेता है। संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाएं मूक दर्शक बनी बैठी है, क्योंकि चीन के पास वीटो पावर है और वो अपनी आर्थिक ताकत के दम पर छोटे देशों के वोटों को खरीद लेता है। इस दानव की क्रूरता सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है। चीन के भीतर जो होता है वो रूह कपा देने वाला है। दुनिया भर में मानवाधिकारों का ढिंढोरा पीटने वाला अमेरिका आज चीन के शिनजियांग प्रांत में हो रहे जुल्मों पर लाचार नजर आता है। शिनजियांग में 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों में बंद करके रखा गया है। उनका धर्म बदला जा रहा है, उनकी महिलाओं की जबरन नसबंदी की जा रही है और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है।
लेकिन मजाल है कि कोई वैश्विक संस्था चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास करा सके। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश जो दुनिया भर के मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, चीन का नाम आते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं, क्योंकि चीन के कर्ज का डंडा उनकी जुबान पर लगा हुआ है। हांगकांग में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। ताइवान को निगलने के लिए चीन की सेना रोज उसकी सीमाओं पर मंडरा रही है। दक्षिणी चीन सागर पर चीन का दावा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने साल 2016 में चीन के दावों को खारिज कर दिया था, लेकिन चीन का जवाब क्या था? उसने उस फैसले को रद्दी का टुकड़ा बताकर कूड़ेदान में फेंक दिया। चीन ने वहां कृत्रिम द्वीप बना लिए और उन पर मिसाइलें तैनात कर दी। यह इस बात का सबूत है कि चीन के लिए इंटरनेशनल लॉ जैसी कोई चीज वजूद ही नहीं रखती। वो जो चाहता है वही कानून बन जाता है। अब आते हैं कहानी के सबसे खौफनाक और अंतिम मोड़ पर। जिस अमेरिका ने इस दानव को पैदा किया था, आज वही दानव अमेरिका के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा काल बन चुका है। आज अमेरिका की क्या हालत है? अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज $34 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है। और क्या आप जानते हैं कि इस कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस देश के पास है? चीन के पास। चीन के पास करीब $800 अरब से ज्यादा के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड हैं। अगर चीन आज चाहे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक झटके में घुटनों पर ला सकता है। इतना ही नहीं, चीन अब अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य को खत्म करने के लिए डी-डॉलराइजेशन का खेल खेल रहा है। वो रूस, ब्राजील और सऊदी अरब जैसी ताकतों के साथ मिलकर कच्चे तेल और वैश्विक व्यापार को अपनी करेंसी युआन में समेट रहा है। अगर डॉलर गिरा तो अमेरिका ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। सैन्य ताकत की बात करें तो आज चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके पास 370 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 291 हैं। अमेरिकी आसमान में उड़ते चीनी जासूसी गुब्बारे और अमेरिका के ठीक बगल में स्थित क्यूबा में चीन का गुप्त मिलिट्री बेस इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ड्रैगन अब वाशिंगटन की चौखट तक पहुंच चुका है। अमेरिका ने जिस कम्युनिस्ट दानव को रूस के खिलाफ मोहरा बनाया था, आज उसी मोहरे ने सह और मात के इस खेल में वजीर बनकर अमेरिका के राजा को ही घेर लिया है। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई भस्मासुर पैदा हुआ है, उसने सबसे पहले अपने वरदान देने वाले का ही शिकार किया है। अमेरिका की गलत नीतियों ने पहले इस्लामिक आतंकवाद का वो छोटा दानव पैदा किया, जिसने दुनिया को डराया। लेकिन लालच की अंधी पट्टी बांधकर अमेरिका ने जिस चीन नाम के महादानव को जन्म दिया है, वो सिर्फ डरा नहीं रहा, वो इस दुनिया की व्यवस्था को, इसके भूगोल को और हमारे भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। आज दुनिया एक बेहद खतरनाक मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ ढलती हुई अमेरिकी महाशक्ति है, तो दूसरी तरफ नियमों को पैरों तले कुचलने वाला एक निरंकुश और संकीर्ण ड्रैगन है। और सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह है कि क्या अमेरिका इस दानव को रोकने की हिम्मत जुटा पाएगा, या फिर आने वाली सदी में हम सब इस कम्युनिस्ट दानव के गुलाम होने वाले हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।